Good morning, everyone. Welcome to the new module. And today we will learn about the natural language processing, where we learn what is natural language processing, what is cleaning of the text, what is tokenization, what is name entity recognition, what is natural modules, and we will also learn the definition, scopes, pre-processing, estimated phrases, and how the probability will be used in the NLP. देन चल सबसे पहले काम करते हैं, क्विक सा रिकैप देख लेते हैं. लेट्स सी द क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस वीडियो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी विल बी लर्न अबाउट द डीप लर्निंग, न्यूरल लैंग्वेज एंड CNN RNN के बारे में पढ़ा था कि हाउ CNN यूज्ड, हाउ RNN यूज्ड, व्हाट आर द ट्रेनिंग डीप लर्निंग मॉडल्स एंड ऑल दैट स्टफ्स. हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. एंड आज के उसमें हम NLP के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. क्लासेस थोड़ी लेट हो रही होंगी आपकी, कुछ लाइव सेशंस नहीं लग पा रहे होंगे. उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा एक्चुअल में इस टाइम करंटली बहुत सारे और बर्डन्स आ गए हैं और सारे लोड्स आ गए हैं जो मैनेज करने पड़ रहे हैं हम लोगों को, है ना. तो इस वजह से हो नहीं पा रहा है प्रॉपरली. बट आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आपकी सारी चीज़ें ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट कंप्लीट होंगी. तो यू विल बी डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. और आपकी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस होंगी. मे भी हो सकता है कल आपकी क्लास ली जाए, एक लाइव सेशन लिया जाए, है ना. और ये रिकॉर्डेड सेशन भी हो सकता है इस वक्त थोड़े लेट आए. तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको टाइम पे मिल जाएगा. और आप लोग तब तक अपने सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको टॉपिक्स को खाली एक्सप्लेन करूँगा, है ना. कोडिंग आपको खुद ही सीखनी है ना. और जितने भी एल्गोरिथम्स है वो आपको खुद ही बिल्ड करने हैं, है ना. मैं तो खाली आपको टॉपिक क्लियर करूँगा, उस टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च तो आप ही को करनी है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज द एनएलपी. एनएलपी होता क्या है. तो एनएलपी इज द सब फील्ड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड होता है जिसको हम लोग एनएलपी कहते हैं. एनएलपी मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आपने कहा भैया चलो ठीक है, सब फील्ड तो होता है सर, ये सब फील्ड तो होता है, पर ये इसमें होता क्या है. व्हाई डू वी यूज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज हम क्यों करते हैं. तो देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है ना, उसका हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं, हम इजीली अपने जो मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो हमने मॉडल बनाया है, उससे हम इंटरेक्ट कर सकें, है ना. जो इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज जो है, उसमें इजीली इंटरेक्ट कर सकें. एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं. डेफिनेशन क्या है. द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज आई से. और ये फोकस किस चीज़ पे करता है. द इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन लैंग्वेज. मतलब कि जो हमने मॉडल बनाया है जो कंप्यूटर में है, उसके और ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, जो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम लोग इजीली कर पाएं. ट्राई टू गेट माई पॉइंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में आए, टू वे कम्युनिकेशन हो पाए, वन वे कम्युनिकेशन ना हो पाए, इसके लिए हम लोग एनएलपी का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उससे एलेक्सा से कहा, या मैंने सीरी से या गूगल असिस्टेंट से कहा कि टुडेज वेदर, तो वो मेरी बात को समझ पाया कि मैं आज उससे आज का वेदर पूछ रहा हूँ. एंड वो मुझे बता पाया कि हाँ, टुडे वेदर क्लियर है, आज फॉग रहेगी, आज हेजल वेदर रहेगा, मे बी आज रेन के चांसेस ज़्यादा हैं. वो चीज़ वो मुझे बताएगा. तो ये टू वे कम्युनिकेशन है. तो ये चीज़ एनएलपी के थ्रू हो पाती है. समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो एनएलपी इनेबल द मशीन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट एंड जनरेट द ह्यूमन लैंग्वेज. एज आई से कि जैसे मैंने गूगल से पूछा कि टुडेज वेदर, व्हाट इज द टुडेज वेदर, एंड गूगल असिस्टेंट से दैट टुडे इज रेनी एंड टुडे इज लो प्रेसिपिटेशन चांसेस, या वगैरह वगैरह जो कुछ भी है. ठीक है. अब आप कहेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है एनएलपी का, है ना. तो देखिए, अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूं कि जैसे 2023 का नवंबर मंथ चल रहा है, तो करंट सिनेरियो में एनएलपी मेजॉरिटी ऑफ द यूज होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है ना. आप लोग चैट जीपीटी यूज कर लें, या आप लोग किसी भी एप्लीकेशन पे जाएं, उसमें आप लोग कस्टमर सपोर्ट यूज करते होंगे, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट उनका कस्टमर सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव से बात करने का मौका नहीं मिलता होगा. आपको सबसे पहले एक चैटबॉट आपके सामने आता होगा जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. अगर वो नहीं हो पाता उससे सॉल्व, देन वो फिर आपके कॉल उसको प्रॉब्लम को इनिशिएट करता है एग्जीक्यूटिव के पास. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, या जो भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आज के टाइम पे है ओपन एआई का चैट जीपीटी. आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके कुछ भी चीज़ें पूछ पा रहे हैं, तो वो किसका, वो एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का
एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो चैट जीपीटी में हमारा रैंडम प्रोबेबिलिटी, हाँ रैंडम प्रोबेबिलिटी यूज हुई है, जिसमें हम लोग मार्कअप प्रॉपर्टीज का यूज करके चैट जीपीटी के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, है ना। चलिए छोड़िए, वो काफी हाई वो हो गया, पर ये चीज है ना। अब बात करूं मैं कि एनएलपी का हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में हम लोग एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं सॉरी यूज करते हैं। अब कहोगे भैया एनएलपी का हम लोग यूज करते कैसे हैं, आप ये बताओ कि एनएलपी में और बाकी चीजों में डिफरेंस होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी, है ना, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, है ना, चैट जीपीटी में मैंने कोई भी टेक्स्ट दिया, इफ आई गिव any text to the chat GPT, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्लीन करेगा उस टेक्स्ट को, है ना। इट विल क्लीन द टेक्स्ट, है ना। क्या कर रहा है वो टेक्स्ट को क्लीन कर रहा है। एक मिनट में ना स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, मे भी हो सकता है बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो, है ना, एक जस्ट अ सेक, हाँ ठीक है, अब मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा प्रॉपर्ली, है ना। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो चैट को क्लीन करता है, मतलब जो मैंने उसको टेक्स्ट दिया है उस टेक्स्ट में से जितने भी फालतू के, फॉर एग्जांपल ये वाले सिंबल हो गए, ये वाले सिंबल हो गए, कर्ली ब्रेसेस हो गए मेरे, ब्रैकेट्स हो गए मेरे, हाइफन हो गए मेरे, है ना, जितनी भी ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को वो क्लीन करता है, और जो मेरा मेन टेक्स्ट है उस मेन टेक्स्ट पर वो चीजें फोकस करता है, उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट क्लीनिंग। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट दिया, है ना, पहला प्रोसेस क्या हो गया, text is given to the model, first step, है ना, एक मिनट, स्टेप नंबर 1, है ना, स्टेप नंबर 1, ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। देन उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है स्टेप नंबर 2, टेक्स्ट क्लीनिंग। एक मिनट, तो कीबोर्ड खराब हो रखा है। स्टेप नंबर 2, टेक्स्ट क्लीनिंग, है ना, टेक्स्ट क्लीनिंग। दूसरा स्टेप क्या है, टेक्स्ट क्लीनिंग। उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट क्लीनिंग में या मॉडल रिमूव ऑल द एक मिनट, all the ambiguity from the text, टेक्स्ट से सारी एम्बिग्यूटी जो है हमारी वो मॉडल जो है वो निकाल देगा। एम्बिग्यूटी फॉर एग्जांपल जैसे जो अनक्लियर वर्ड्स हैं या जो अनक्लियर सिंबल है उन सिंबल्स को निकाल देगा। देन स्टेप 3 होगा हमारा टोकनाइजेशन, है ना, टोकनाइजेशन में क्या होगा हमारा, टोकनाइजेशन में क्या होगा कि टोकनाइजेशन में जो हमारा सेंटेंस है उसको हम लोग स्पेसिफिकली एक वर्ड में, या जो हमारा वर्ड है उसको हम स्पेसिफिकली लेटर में ब्रेक कर देंगे, और उस लेटर का हमारे जो डाटाबेस है, जो हमारा पहले से हमने मॉडल ट्रेन कर रखा है, उस मॉडल में हमारा कुछ ना कुछ मीनिंग उस वर्ड का होगा। देन उस मीनिंग से वो रिलेट करके हमें रिजल्ट देगा, उसको हम कहते हैं टोकनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यही वर्ड, ये जो मेरा ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस ही मैंने दिया मेरे मॉडल को, तो वो क्या करेगा, वो अलग अलग दे। फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस को उसने एक टोकन बनाया, टोकनाइजेशन वर्ड का उसने दूसरा टोकन बनाया, एस का तीसरा टोकन, द का चौथा टोकन, प्रोसेस का 5वां टोकन, ब्रेकिंग का 6ठा टोकन, टेक्स्ट का 7वां टोकन, इनटू का 8वां टोकन, इंडिविजुअल का 9वां टोकन, है ना, इंडिविजुअल का 9वां टोकन, वर्ड का 10वां टोकन, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा आगे, है ना, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो स्टेप 3 मेरा हो गया टोकनाइजेशन। देन जब स्टेप 3 मेरा टोकनाइजेशन जब मेरा हो गया, तो इन दोनों स्टेपों को मैं क्या कहूंगा पता है आपको, इफ आई सबमर्ज बोथ स्टेप 2 and 3, what will we say, we say
प्री प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, प्री प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इसी को हम लोग डाटा का प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। हम लोग डाटा को इसी को कहते हैं कि हम लोग डाटा की हम लोगों ने प्री प्रोसेसिंग कर दी। फॉर एग्जांपल जब हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते हैं या हम लोग किसी भी आर्टिफिशियल मॉडल की इंटेलिजेंस के मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये होगा कि जैसे हम लोगों ने डाटा दिया मशीन को, तो मशीन ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उस डाटा के अंदर जो भी प्रोसेस किया उसको हम लोग प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, है ना। देन उसके बाद उसने उस डाटा को प्रोसेस किया, उस डाटा से जो भी उसको टास्क परफॉर्म करना था उसने वो टास्क परफॉर्म किया। देन उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिला उस रिजल्ट को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए, इसके लिए हम करते हैं उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये पूरा आपका एक हायरार्की चलती है या ये पूरी आपकी क्रोनोलॉजी होती है। तो उसमें टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, द ब्रेकिंग द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस फॉर मेकिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द मशीन इज कॉल्ड द टोकनाइजेशन। एंड व्हाट इज द टेक्स्ट क्लीनिंग, द टू रिमूव द एम्बिग्यूटी फ्रॉम द टेक्स्ट इज कॉल्ड द टेक्स्ट क्लीनिंग। ये दो स्टेप आपके हो गए, एनएलपी में ये चीज होती है। देन ठीक है, उसके बाद होता है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस। आप कहोगे भैया सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है। आप लोगों का एक टास्क है, आप लोग क्या करना, आप लोग जाना, आप लोग चैट जीपीटी में जाना, चैट जीपीटी खोलना, देख लेना कैसे खुलता है। फॉर एग्जांपल बहुत इजी स्टेप होता है, आप लोग जाओगे, आप लोग को चैट जीपीटी का डालोगे गूगल पे, ओपन एआई का आपके सामने लिंक खुलेगा। आप लोग मेजॉरिटी ऑफ जो हो सकता है बच्चों को पता भी हो और यूज करते हो, जो नहीं ये करते मैं उनको बता दूं। आप लोग जाएंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को ओपन एआई के उस लिंक पर जाके, ठीक है, सॉरी रजिस्टर करेंगे उस लिंक पे जाके, ठीक है। और उस लिंक पे जाके रजिस्टर करने के बाद आप लोग लॉग इन करके अपना चैट जीपीटी का आप लोग अपना टेक्स्ट फॉर्मेट जो होगा वो खोल लीजिएगा और उस पर आप जाके डालिएगा हाउ टू मेक बॉम्ब, है ना। आप जाके टेक्स्ट कीजिएगा या हाउ टू हैक गवर्नमेंट वेबसाइट। वो आपके सेंटिमेंट को एनालिसिस करेगा, पता है आपको, वो आपके सेंटिमेंट को एनालाइज करेगा कि आप क्या कोई पॉजिटिव चीज कह रहे हो, कोई बैड थिंग कह रहे हो, कोई गुड थिंग कह रहे हो। उसके बाद देखना उसका रिजल्ट क्या है। आप लोग ये टास्क परफॉर्म करना, ये टास्क परफॉर्म करने के बाद आप लोग मे भी हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा पर्सनल नंबर हो, और अगर नहीं है तो आप लोग ये टास्क परफॉर्म करना, और टास्क परफॉर्म करने के बाद आप लोग जो ग्रुप है या जो रिजल्ट है वो आप लोग चेक करना कि क्या है रिजल्ट। पता है क्या आएगा, वो कहेगा कि सॉरी आई एम अनेबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉन एथिकल। समझ रहे हैं आप, मतलब कि जो ये क्वेश्चन आपने पूछा है ये नॉन एथिकल क्वेश्चन है, ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है, आपने ये बुरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपका सेंटीमेंट दिख रहा है कि आपका नेगेटिव सेंटीमेंट है। समझ रहे हो। तो इस तरह के सेंटीमेंट्स को जो जब मशीन एनालाइज करता है ना कि आपका अंदर से आप चाहते क्या है, अगर आप बुरी चीज चाहते हैं, आप अच्छी चीज चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें तो अगर आपने किसी डाटा पर किसी मशीन को ट्रेन किया तो उसके पास वो सारा डाटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर उस डाटा से कोई मिसयूज करना चाहता है वो मिसयूज करने वाला भी डाटा होगा। पर एनएलपी का सबसे बड़ा फायदा होता है कि एनएलपी में आप लोग सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, और सेंटीमेंट एनालिसिस करने की वजह से जो वो होता है ना आपका कि बैड थिंग और गुड थिंग, उसके बीच में आपका मशीन जो है वो डिफरेंस इलिस्ट्रेट कर पाता है कि डिफरेंस आखिर है क्या मशीन मतलब आपने जो उससे पूछा उसके बीच में। इसमें चैलेंज क्या होता है, मतलब करंटली भी वो चैलेंज है कि हम लोग जैसे सटायर में आपस में बोलते हैं ना कि एक सरकाज़म होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जो सटायर करते हैं कि जैसे आप लोगों ने पता होगा कि आप लोग फोन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने बोला आपसे बेटा पढ़ ले, आपने कहा नहीं मैंने पढ़ लिया, तो आपकी मम्मी ने कहा हाँ हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ तूने बहुत पढ़ लिया। तो उन्होंने एक सरकाज़म दिया है ना आपको कि शी विल गिव यू अ सटायर सेंटेंस कि हाँ भाई हाँ मैंने तो देखा है तूने बहुत पढ़ा है, उस तरह से सटायर दिया। पर मशीन उस सटायर को नहीं समझ पाता है ना, तो उस सरकाज़म का डिटेक्शन अभी कर पाना सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। बट जो बुरी और प्रॉपर चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेंशन समझ पाते हैं किसी भी यूज़र का, वो चीज़ मशीन एनालिसिस कर पाती है। और ये चीज़ होना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है किसी भी मॉडल का, किसी भी चीज़ का, है ना। किसी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग एनएलपी में आप लोग लैंग्वेज मॉडल पढ़ेंगे, और जब आप लोग इसमें डीप में जाएंगे तो आप लोग फिर पढ़ेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। जैसे आप लोग चैट जीपीटी की या बर्ड की बात करें तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस तरह से ये चीज़ आप लोग करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन।
नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझिए, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन क्या होता है। चलो मैं इसको आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक वर्ड लिख के दिखाता हूँ कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मोस्ट पॉपुलस सिटी पॉपुलस सिटी ऑफ इंडिया, है ना, या साउथ एशिया ऑफ साउथ एशिया, है ना, जस्ट अ सेक, साउथ एशिया, है ना, साउथ एशिया मीन्स मैंने इसमें क्या बोला कि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है एंड मोस्ट पॉपुलेटेड, या पॉपुलेटेड गलत दिखा रहा है क्या स्पेलिंग, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ साउथ एशिया। इसका मतलब कि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है और मोस्ट पॉपुलेटेड साउथ एशिया की सिटी है। अब इसमें एनईआर क्या करेगा, आप कहोगे भैया ये तो आपने एक सेंटेंस लिख दिया, व्हाट एनईआर डू इन दिस सेंटेंस, ये एक टेक्स्ट डाटा है, हाँ या ना, हाँ टेक्स्ट डाटा है, बिल्कुल टेक्स्ट डाटा है। तो अब इसमें एनईआर क्या करेगा, एनईआर आपके जो वर्ड्स होंगे ना उन वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा। ये जो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, दिल्ली है, इंडिया है ना, एशिया है, साउथ एशिया है, तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जो रियल लाइफ वर्ड्स है ना, जब फॉर एग्जांपल दिल्ली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, इंडिया रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, साउथ एशिया रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, इस तरह के रियल वर्ल्ड की जो नेम्स हैं, पीपल के नेम है, ऑर्गेनाइजेशन के जो नेम है, इन वर्ड्स और इन एंटिटीज को एक तरह से हाईलाइट करके आपके मॉडल में, और क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप कोई भी वर्ड अगर दे रहे हैं अपने टेक्स्ट डाटा में तो वो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उस वर्ड या उस एंटिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू को हाईलाइट करके और उस वैल्यू के अगल बगल में एम्बिगुअस चीजों को हटाना, इसको एनईआर कहते हैं, या आपका नेम एंटिटी रिकॉग्निशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप कहोगे भैया इसमें चीजें काम कैसे करती हैं, तो इसमें चीजें इस तरह से काम करती हैं कि चलो मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं कि इसमें चीजें काम कैसे करती हैं। एक्चुअल में इसमें यूज होता है चेन रूल, है ना, चेन रूल में क्या होता है कि चेन रूल में हमारी जितनी भी रैंडम प्रोबेबिलिटीज होती हैं वर्ड्स की, जो भी आपका टेक्स्ट डाटा होता है ना, उस डाटा में जितनी भी आपकी रैंडम प्रोबेबिलिटीज होती हैं वर्ड्स की, उन सारी रैंडम प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके उनका बाइवेरिएट निकाला जाता है ना, और उस बाइवेरिएट को हम लोग एक चेन, जैसे इंटीग्रेशन होती है ना, उस इंटीग्रेशन की तरह एक्सपोनेंशियल चेन में हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, और देन जब वो इंटीग्रेट हो जाता है ना, देन उसमें से फिर हमारे जो वर्ड्स हैं ये हाईलाइट होकर निकलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में, बट आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट कीजिएगा, लेक्चर को दोबारा से रिपीट कीजिएगा एंड सुनिएगा, आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने क्या बोला कि चेन, जो आपकी चेन रूल होता है ना, उसमें जितने भी हमारे रैंडम प्रोबेबिलिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स की निकालते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में जितने भी ये वर्ड्स हैं या जो भी ये टेक्स्ट डाटा है, इसमें सारे वर्ड्स रैंडमली ही तो ऑर्गेनाइज है मशीन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई भी मॉडल है, उस मॉडल को मैंने एक टेक्स्ट डाटा दिया, उस टेक्स्ट डाटा में अब मुझे तो पता है कि कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं क्योंकि मैं तो डाटा दे रहा हूं, पर जो मशीन है उसके लिए वो सारे रैंडम वर्ड्स हैं, है ना, तो वो रैंडम वर्ड्स की जो प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं, उन प्रोबेबिलिटीज का बाइवेरिएट फंक्शन निकाला जाता है ना। इसलिए आप लोगों को ये चीज मैं बता दूं कि whenever you will learn about the machine learning, the probability and the statistics और the mathematics आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। जैसे अगर आप लोगों को पढ़ना है मशीन लर्निंग, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ये जो चीजें है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना, लिमिटेड इंटीग्रेशन, बाइवेरिएट फंक्शंस, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मैथ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द आपका मशीन लर्निंग। क्योंकि आप लोग एट लास्ट में कर क्या रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप लोग डाटा को ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और डाटा क्या है, डाटा
आज के करंट सिनेरियो में डाटा बहुत ज़्यादा है, उसको मैनेज करना, उसको एनालिसिस करना है ना, उस डाटा को देना, उसको प्रोसेस कराना, इस चीज़ के लिए आपको हैवी कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। वो कैलकुलेशन आप खुद करनी पड़ेगी आपको। तो वो कैलकुलेशन आप किसके थ्रू करेंगे, आप इन टूल्स के थ्रू करेंगे, प्रोबेबिलिटी के थ्रू करेंगे, आप स्टैट्स के थ्रू करेंगे, आप लोग कैलकुलस के थ्रू करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के थ्रू करेंगे, अलजेब्रास के थ्रू करेंगे। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है देन आपकी मैथ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, समझ रहे आप लोग। तो चलिए वो चीज़ छोड़िए, मैं इस चीज़ में आ रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसका एक बाइवेरिएट फंक्शन निकालेंगे, है ना। जब बाइवेरिएट फंक्शन हमारे निकल गए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा कि ये मेरा डाटा है, हाँ ये मेरा डाटा है पी ए का, ए मेरा डाटा सेट है फॉर एग्जांपल, है ना। पी ए का डाटा सेट है। अब पी ए के डाटा सेट में मेरा एफ ए एक मैंने बाइवेरिएट फंक्शन बना दिया, है ना। एफ बी मेरा दूसरा बाइवेरिएट फंक्शन हो गया, है ना। एफ बी मेरा दूसरा बाइवेरिएट फंक्शन हो गया। तो इस तरह से बाइवेरिएट जो फंक्शंस होंगे ना मेरी, इन फंक्शंस का जब मैं इंटीग्रेशन, जैसे होता है ना इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उस तरह से जब मैं इनको एक्सपोनेंशियली इंटीग्रेट करूंगा, इनके चेन को आगे बढ़ाऊंगा, तो उसको कहेंगे चेन रूल। जब ये एक तरह से चेन बन जाएगी तो उसमें से फिर मेरे हाईलाइटेड जो मेरे वो होंगे ना, एंटिटीज होंगी, नेम्ड एंटिटीज होंगी, वो नेम्ड एंटिटीज निकल के आएंगी, ठीक है। चलिए, हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को समझने में, अगर प्रॉपरली समझ में नहीं आया तो आप लोग चैनल को रिपीट करके देखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। ठीक है, आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए अब अभी आगे बढ़ते हैं ना। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है कि हम लोग जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं ना हमारे वर्ड के, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि इन वर्ड्स को हाईलाइट कर लेगा। अब हाईलाइट करके करेगा क्या, अरे हाईलाइट करके इन वर्ड्स को निकालेगा ही तो। जो यूजर है, फॉर एग्जांपल द यूजर विल एक्सट्रैक्ट द वर्ड्स बाय हाईलाइटिंग द वर्ड्स, है ना। उसने वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया कि हाँ यार दीज एंटिटीज आर इंपॉर्टेंट एंटिटीज, कि मे बी हो सकता है डाटा में इन एंटिटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हो, तो फिर वो इन वर्ड्स को हाईलाइट करेगा, देन इससे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, रिट्रीव करेगा। देन उसके बाद अगर आप उस डाटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आस्क करते हैं आपके मॉडल से, तो वो उस क्वेश्चन का आपको वो रिप्लाई देगा, है ना। ये चीज हो गई। अब चलिए शुरू करते हैं आपका कि लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, है ना। तो लैंग्वेज मॉडल बहुत सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं ना, वो लैंग्वेज मॉडल आपके करते क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो टेक्स्ट है, ये जो आपको टेक्स्ट दे रखा है ना, ये जो टेक्स्ट दे रखा है, इसमें जो फ्रेजेस है मेरे, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक फ्रेज है कि इंट्रोड्यूस द स्टेट ऑफ आर्ट लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी एंड बर्ड। ये जो मेरा एक फ्रेज है, इस फ्रेज की आपका यूजर द्वारा पूछने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसको मैं कहूंगा लैंग्वेज मॉडल, है ना। द एस्टिमेट द फ्रेजेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इज कॉल्ड द लैंग्वेज मॉडल्स, ओके। अब इम्पैक्ट क्या करते हैं, इम्पैक्ट क्या है एनएलपी का लैंग्वेज मॉडल में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे बाइवेरिएट फंक्शन के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं आपका हाईलाइटेड कीवर्ड्स, तो उसी तरह से ये प्रोबेबिलिटी, उसमें हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का ही तो यूज कर रहे हैं हम लोग उसमें, जिसके थ्रू हम बाइवेरिएट फंक्शंस निकाल रहे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि हमारे पास कितनी तरह के लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, एलएलएम होते हैं, है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एसएलएम होते हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, है ना, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। तो ये सारे हमारे पास मॉडल होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग जितने भी लैंग्वेजेस, जैसे एलएलएम है, एलएलएम में हम बिग डाटा को भी डाल सकते हैं, है ना, बड़े बड़े डाटा सेट को हम लोग डाल के उसको ट्रेन करा सकते हैं, तो हमारा एलएलएम हो गया। तो लैंग्वेज मॉडल्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज मॉडल मे भी हो सकता है आपको समझने में डिफिकल्टी हो, समझने में आप लोगों को डिफिकल्टी इसलिए होगी, हो सकता है आप लोगों ने प्रॉपर, आप लोगों को मैथ नहीं पता होगी। तो अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी प्रॉपरली पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका यूज कितना है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा कोई भी मॉडल होता है ना, या मेरा कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, आपने सुना होगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन, है ना, लेस देन या इक्वल टू हमेशा 0 वो होती है, आपकी 1 होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी मेरी लेस देन इक्वल टू 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा मेरा जो फंक्शन बनेगा प्रोबेबिलिटी का, वो कुछ इस तरह का बनेगा,
किस तरह का मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे मैं गया अपने क्रोम में, है ना, और मैंने आपको दिखाया प्रोबेबिलिटी पैराबोला फंक्शन। इमेजेस में गया मैं, आप ये देख रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं, आपकी हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा इस तरह से ही बनती है ना, ये इस तरह से, हाँ इस तरह से, ये देखिए हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी 1 से कम ही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं fx मान रहा हूँ, fx में मेरा जो प्रोबेबिलिटी है ना, fx में जो मेरी प्रोबेबिलिटी हमेशा मेरी fx में 1 से नीचे रहेगी, और प्रोबेबिलिटी मेरी कभी भी किसी के लिए 0 नहीं होगी। ये फंक्शन हमेशा पीक पर चलता रहेगा, एट पॉइंट आके हो सकता है प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, और देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी मेरी 0 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन पॉइंट तक चलती रहेगी। इसी को कहते हैं बाइवेरिएट फंक्शन, है ना, जो कि डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज यूज्ड टू बी फाइंडिंग द बाइवेरिएट फंक्शन, है ना, इस चीज के लिए यूज होती है। बैक टू द पॉइंट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल या लैंग्वेज मॉडल्स में हमारी ये चीजें यूज होती हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लैंग्वेज मॉडल इज ChatGPT-3, ChatGPT-4, BERT, और जितने भी आपके लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, या दाले आ रहा है, या जितने भी एआई के टूल्स आ रहे हैं करंट सिनेरियो में जो जनरेटिव एआई को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरेटिव एआई फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ भी टेक्स्ट दिया और उस टेक्स्ट के बाद वो मुझे कुछ रिजल्ट दे रहा है, तो उसको कहते हैं लैंग्वेज मॉडल्स, है ना। जनरेटिव एआई में जो भी करंट सिनेरियो में यूज हो रहा है वो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, और लार्जली इस समय लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज हो रहे हैं। आपका टास्क ये रहेगा कि आप लोग लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में डिटेल में पढ़ के आएंगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ग्रुप पे डालूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है ना। और आपका जो लास्ट क्विज होगा ना, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ध्यान रखिए उसमें एनएलपी के बारे में बहुत डिटेल में पूछा जाएगा, बिकॉज करंटली सिनेरियो में एनएलपी का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। आप लोगों को कुछ हैंड ऑन एक्टिविटीज होंगी, वो एक्टिविटीज में दूंगा, वो करनी होंगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चैलेंजेस और कंसिडरेशंस क्या होती हैं आप लोगों की। तो चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एम्बिग्यूटी का। एम्बिग्यूटी का चैलेंज का मतलब ये होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स की मैं बात करूं कि जैसे ये लैंग्वेज है ना, मे भी हो सकता है कि ये लैंग्वेज में अपने जो अगर मैंने टोकनाइजेशन की, तो टोकनाइजेशन में वो क्या करेगा मेरा मॉडल कि इस वर्ड को, है ना, इस वर्ड को सारे वर्ड्स को टोकनाइजेशन कर देगा, ब्रेक कर देगा डिफरेंट उसमें सेंटेंस को डिफरेंट वर्ड्स में ब्रेक कर देगा। अब उसमें एक वर्ड आ गया लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना, कि प्रोग्रामिंग सॉरी आपकी करंट जो आपने टेक्स्ट दिया उस टेक्स्ट में क्या लैंग्वेज है, वो मतलब है ना। पर अगर मैंने ये सिंपल वर्ड मैंने अपने मॉडल को दिया, तो इसके तो बहुत डिफरेंट मतलब हो गए ना। हो सकता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या हो सकता है ये सिंपल जो हम लोग अपने वोकैबुलरी में यूज करते हैं वो लैंग्वेज हो, है ना। इस क्रिटिकल के भी कई सारे मतलब होंगे, इस रोल के भी कई सारे मतलब हो सकता है फिल्म में जो रोल्स होते हैं वो रोल हो, या डेफिनेशन का कोई रोल हो, है ना। तो एक वर्ड के बहुत डिफरेंट मतलब निकलते हैं। ट्राई टू गेट माई पॉइंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक वर्ड के बहुत डिफरेंट मतलब निकलते हैं। तो एम्बिग्यूटी तब होती है जब हम लोग टोकनाइजेशन करते हैं, तो टोकनाइजेशन करने के बाद हमारी बहुत सारी एम्बिग्यूटी होती है, वर्ड्स के बहुत अनक्लियर डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए टोकनाइजेशन से पहले हम लोग जब टेस्ट क्लीनिंग करते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग टेस्ट क्लीनिंग में क्या करते हैं कि एक वर्ड को उसके नेक्स्ट वर्ड से हैश के थ्रू जोड़ देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि उस वर्ड को हम लोग किस इंटेंशन से यूज कर रहे हैं, है ना। ये चीज होती है, और ये चैलेंज है, क्योंकि एम्बिग्यूटी कई मॉडल्स जो नए मॉडल्स बनते हैं उसमें एम्बिग्यूटी की बहुत ज्यादा हो जाती है, एम्बिग्यूटी हो जाती है तो आपका जो एक्यूरेसी है वो घट जाएगी, है ना। दूसरी चीज डाटा प्रिवेसी। एनएलपी जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं, इसमें डाटा जो है आपका वो सिक्योर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मे भी हो सकता है कि आपके आगे चल के ऐसे एआई जनरेटिव एआई बन जाए जो आपके डाटा को प्रॉपरली लीक कर सकते हैं, है ना, जिसमें आपका डाटा प्रॉपरली सेव नहीं रह पाता है। तो इस तरह के जो वो होते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है आपका उसमें, है ना। तो एथिक्स हैं, ये तो थ्योरी पार्ट है, आप लोग प्रॉपरली समझ ही सकते हैं। द एड्रेस ऑफ द एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू द हैंडलिंग द टेक्स्ट डाटा इंक्लूडिंग प्राइवेसी इश्यूज एसोसिएटेड विद द टेक्स्ट एनालिसिस, है ना।
जितने भी जो आपके डाटा है उनको हैंडल करना सबसे ज़्यादा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा होगा कि डाटा सर्वर से डाटा लीक हो रहे हैं। क्यों लीक हो रहे हैं? क्योंकि वो डाटा की हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं वेन एवर दे गो फॉर द एनएलपी। और ये सिर्फ एनएलपी के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए डाटा प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करूं तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, चैट जीपीटी, बर्ड, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ये सब जितने भी हैं जो ह्यूमन से इंटरेक्ट कर पाते हैं वो सब एनएलपी है। समझ रहे हैं आप? जितने भी लोग, जितने भी मॉडल्स या जितने भी मशीन लर्निंग के आपके एप्लीकेशन जो ह्यूमन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं, एनएलपीज में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह आप लोग खुद ही देख सकते हैं। आज का जो कंक्लूजन है मॉडल का, लेक्चर का, वो ये है कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है आने वाले फ्यूचर में भी। करंट में भी आप देख रहे हैं कि कितनी भी, जैसे आजकल बात हो रही है कि चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा लोगों को, तो चैट जीपीटी कैसे रिप्लेस कर देगा? जनरेटिव एआई है, उसको भी तो किसी ने बनाया ही होगा, है ना। तो और इतने यूजर फ्रेंडली हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब फील्ड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और करंट में सबसे ज़्यादा सिनेरियो या सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, है ना। क्यों? क्योंकि जो जनरेटिव एआईज हैं, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, बर्ड, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सबसे पहले तो ये यूजर फ्रेंडली है। नॉर्मल जिसको टेक की ज़्यादा चीज़ें नहीं पता वो भी इन ऐप्स को या इन एप्लीकेशंस को यूज, इन टूल्स को यूज करके और काफी ज्यादा इनक्रेडिबल चीजें कर सकता है ना। और बहुत ज्यादा एसेसिबल है, ज्यादातर लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। फ्री है, फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे टूल। तो ये चीज कंक्लूजन है कि आप लोगों को अगर इसमें फ्यूचर बनाना है, ये तो लिखा हुआ कंक्लूजन हो गया। मैं अगर आपको अपना सजेशन दूं, अगर आपको एनएलपी में फ्यूचर बनाना है तो आपको अपनी मैथमेटिक्स जो है, आपकी स्टैट्स, आपकी प्रोबेबिलिटी, है ना, ये चीज आपका लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, यानी आपकी जो पूरी मैथमेटिक्स है वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका मैथमेटिक्स का इंटीग्रल रोल है आपका एनएलपी में, या आपका ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, क्योंकि मशीन लर्निंग तो एक पार्ट हो गया। अगर मैं डाटा साइंस की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है ना, क्योंकि उसमें तो आप पूरा डाटा के साथ ही खेलते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं डाटा का, है ना, डाटा को पिवट करते हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं जो आपको उसमें भी करनी पड़ेंगी। तो मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 11th-12th में पढ़ी भी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो आपको पढ़नी पड़ेगी, अब पढ़नी पड़ेगी, है ना। क्योंकि मैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। मैं जानबूझ के इसलिए मैंने कोडिंग नहीं रखी, क्योंकि अगर मैं कोडिंग सिखाने बैठूँ आपको तो आप लोगों को खाली पाइथन में 4 से 5 महीने लग जाएंगे पाइथन सीखने में, अगर प्रॉपरली आपको पाइथन, क्योंकि बेसिक पाइथन सीख के आपको कर नहीं सकते, आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। फिर पाइथन में आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, डीएसए है, वो सीखनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप लोग लाइब्रेरीज यूज करने के लिए कैपेबल बन जाएंगे कि हाँ भाई आप लोग मैटप्लोलिब, स्किटलर्क, टेंसरफ्लो, ये सारी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट्स करेंगे और मैं बताऊंगा आपको प्रोजेक्ट्स करने कैसे करने हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, है ना। बट आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एक बार को आप लोगों को कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो आप लोग तब भी कोडिंग लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख सकते हैं, बट आपको मैथ की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, है ना। वो तो मस्ट है इस चीज के लिए, है ना। तो करते हैं। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मजेदार फील्ड है, करने में आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग एक बार घुसने की आप लोग कोशिश करेंगे और आप लोग बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, थैंक यू।